कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा, वॉल्यूम 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक हम लोग बनाएंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। ये रहा 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 भी ये रेगुलर हेक्सागन, ये रेगुलर हेक्सागन है। A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड्स। इसके 6 साइड्स है वेक्टर जो है, जैसे A1 है वेक्टर, A2 है, A3 वेक्टर है, A4, A5, A6 वेक्टर है। तो इसके एक्स कंपोनेंट को लिखना है। 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of this 6 vector is 0. इसका प्रयोग करते हुए कि ये जो 6 वेक्टर है इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 है। फिर क्या प्रूफ करना है? cos 0 cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। यूज द नॉन कोसाइन वैल्यू टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। तो हम लोग पहले हल कर रहे हैं सॉल्यूशन 12। ये जो 12 क्वेश्चन नंबर है इसका फिगर यहाँ दिया हुआ है। 12 क्वेश्चन नंबर का फिगर ये है। तो सबसे पहले देखिए इस पे विचार कीजिए। ये है आपका A1 वेक्टर A1। तो वेक्टर A1 को लिखेंगे कैसे? A1 वेक्टर का साइन दे देंगे। उसी तरह से A2 है तो A2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे A2। उसी तरह से A3, उसी तरह से A4, उसी तरह से A5, उसी तरह से वेक्टर A6, ठीक है। अब रहे कि इसका x कंपोनेंट हमको निकालना है। तो देखिए ये फिगर बता रहा है ये x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस। तो A1 तो x एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलोंग A1 का, ये A1 है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपका A1 ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो A1 हुआ। चलिए अब कंपोनेंट जो है वो वेक्टर A2 का x एक्सिस के अलोंग करते हैं। तो देखिए ये वेक्टर A2 है, ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ ये A2 है, यहाँ से यहाँ ये क्या है? A2 है। और जो A1 है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो A1 का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग क्या हुआ? A1 हुआ, ठीक है। A2 का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे? A2 cos 60 डिग्री। दरअसल एक x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। उसी तरह से A3 का क्या लिखेंगे? A3 के लिए एक चीज x एक्सिस के अलोंग लेना है। तो मान लीजिए ये बना लीजिए, इसके पैरेलल x एक्सिस के अलोंग थोड़ा A2 को बढ़ा दीजिए यहाँ। तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है, तो ये 60 हुआ, ठीक है। ये 60 हुआ तो ये भी क्या हो गया? ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है।
ये भी 60 डिग्री हो गया। तो A2 का तो लिख लिए। अब रही बात A3 का, तो A3 का कैसे लिखेंगे? तो A3 का कंपोनेंट के लिए A3 हुआ, और एंगल की देखेंगे कि मान लीजिए कि एंगल जो है वो क्या है। A3 इसमें चला गया है, मिटा दीजिए यहाँ। A3 दरअसल ये वेक्टर है, ये है A3, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब हमको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल, वेक्टर ये है तो ये एंगल काउंट करना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा A3 120 हो जाएगा ये, तो कॉस 120 डिग्री। A4 का निकालेंगे तो इसको भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग खींच दीजिए, तो ये कितना बन रहा है, ये 180 बन रहा है। तो अब A4 वेक्टर है तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, A4 कॉस 180, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। A4 तो हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब A5 का निकाल रहे हैं, ये वाले का। तो इसको ऐसे खींच दीजिए, तो ये एंगल 180 बना, ठीक है। और ये 60 बन जाएगा, 60 डिग्री। तो 180 और 60 क्या हो गया, 180 और 30 मतलब 814। ये आपका हो जाएगा A5 कॉस 240 डिग्री, ठीक है। A5 का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। अब चलिए A6 का निकालिए, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ा देने के बाद अब तो हमको एंगल ये न लेना पड़ेगा, ये इतना एंगल लेना पड़ेगा कि ये इतना एंगल कितना होगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ बात करें तो 180 हुआ, ठीक है। और ये आपका 60 हो गया, तो 180 और 60 240, और ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो ये पूरा हो गया आपका A6 कॉस 300। ये एक्स एक्सिस के एलोंग जो है, इतना जो है आपका क्या हुआ, ये इतना हुआ x। ऐसे लिखिए कि द कंपोनेंट ऑफ, ये लिखिए कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 A6 along x एक्सिस। ये x एक्सिस के along हमने निकाल लिया। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो ये निकालना था कि यूज ये राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर। देखिए ये निकाल लिए, ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है। तो ऐसे बात करते हैं तो ये भी 60 बनेगा, ठीक है। अगर इस तरह का है तो ये भी 60 बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ठीक है। ये 60 बनेगा, और अगर इसको भी मिलाएं तो ये भी 60 बनेगा। रेगुलर हेक्सागन है। इसकी बात करते हैं तो ये भी 60 बन जाएगा। सब 60 60 60 60 बनता जाएगा। तो इसीलिए मैं कहा
ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाल ली। अब क्या करेंगे कि अब इतना हो गया, अब इस पर जो आगे का काम करना है वो ये करना है। ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनका कंपोनेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब जो काम करना है कि टू प्रूफ दैट cos 0 डिग्री cos पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 cos 3 पाई बाई 3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0 दिखा देना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस फिगर को मिटा दें क्योंकि जगह नहीं है, या चलिए यहाँ बना देते हैं नीचे। नीचे बनाने के लिए एक बात कह रहा है कि यूज द नॉन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, और दूसरा एक चीज कह रहा है कि यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर इज 0। ये मान लीजिए कि कह रहा है कि ये 6 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है 0 है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट 0 है और वाई एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट 0 है, ठीक है। तो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट हुआ। अभी हम सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई भी वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में लिखते तो इस तरह का एरो लगाते। तो बस रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट जो है इसका सम 0 कर देना है। तो ये तो मतलब इसका सम 0 के बराबर इक्वेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं लिख दे रहा हूं कि A1 प्लस A2 cos 60 डिग्री प्लस A3 cos 120 डिग्री प्लस A4 cos 180 डिग्री प्लस A5 cos 240 डिग्री 240 डिग्री और प्लस A6 cos 300। ये आपका क्या हुआ? ये हुआ एक्स कंपोनेंट में सभी वेक्टर का रिजल्टेंट। अब ये बराबर 0 है, तो यानी कि ये बराबर 0 इक्वेट कर दिया। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, तब आगे की बात हम लोग समझेंगे। देख लीजिए, इसका अभी कोई मतलब नहीं रहा चूंकि तो मैं नीचे लिख चुका हूं। तब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू A6 इक्वल टू A रख सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है, उतनी इसकी लंबाई है, उतनी इसकी लंबाई है, उतनी ही इसकी लंबाई है, उतनी ही इसकी लंबाई है। तो ये मान लिया A के बराबर। तो अब जो RX इक्वेट किए हैं 0 के बराबर, तो A1 A2 A3 के जगह केवल रख देंगे A। मान लिया, यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेट A, ठीक है। इसको लेट A लिख सकते हैं। A प्लस A cos 60 डिग्री प्लस A cos 120 डिग्री प्लस A cos 180 डिग्री प्लस A cos 240 डिग्री, ठीक है, प्लस A cos 300 डिग्री इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है। अब इसमें दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर हम A कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा cos 60 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री प्लस cos 240 डिग्री
प्लस कॉस 300 इक्वल टू 0। ठीक है। फिर इसको मिटा देते हैं। ए इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस कॉस 300 इक्वल टू 0। अब इसे रेडियन में लिख देंगे। ये 1 है तो मान लीजिए यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अगर 60 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, कॉस पाई बाई 3। इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई बाई 3। ये 120 के बराबर है। फिर इसको लिख सकते हैं कॉस 3 पाई बाई 3, 180 के बराबर है। इसको लिख सकते हैं प्लस कॉस 4 पाई बाई 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 5 पाई बाई 3। 300 को लिख सकते हैं कॉस 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0 मिला, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमको क्या करना था, PROVD प्रूफ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या किए कि जो भी है इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल लिए। ठीक है। अब जब ये कह रहा है कि इस वेक्टर का टोटल रिजल्टेंट 0 है, यानी कि इसका x कंपोनेंट का रिजल्टेंट 0 है और y कंपोनेंट का रिजल्टेंट 0 है, तो हमें मतलब है x कंपोनेंट के रिजल्टेंट से, तो ये जो रिजल्टेंट निकाले हैं 0 के बराबर इक्वेट कर दिए और फिर उसका मान रख के और फिर रेडियन में उसको रख दिए और इतना आ गया, तो दोनों काम हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। यहाँ तक बता चुके हैं कि ये रेगुलर हेक्सागन है। एंगल भी सिखा चुके हैं कि मान लीजिए कि ये 60 है, तो अगर इसको बढ़ाए तो ये भी 60 होगा, इसको इधर आगे खींच दिए तो ये भी 60 होगा। ठीक है। और इधर इसको आगे खींच दिए तो ये भी 60 होगा, इधर इसको बढ़ा दिए तो ये भी 60 होगा, इधर इसको बढ़ा दिए तो ये भी 60 होगा। अब बाकी जो एंगल है हम सब निकाल लिए कि कौन कैसे एंगल होगा। इस तरह से इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए तब इसको मिटा देता हूं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे विचार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका सलूशन लिख दे रहे हैं 13। ये वाला, लेट एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वाला वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो दो वेक्टर के बीच एंगल ज्ञात करने के लिए कई एक मेथड हैं, लेकिन सबसे ये इजी मेथड है कि मान लीजिए ज्ञात करना हो तो a डॉट बी आप कीजिए। a डॉट बी का मतलब है कि ये भी cos थीटा होता है। ठीक है। अब इसमें इसका मान पुट कर दीजिए। वेक्टर ए के लिए क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट
बी के लिए क्या दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ए डॉट बी हो गया इक्वल टू। अब देखिए ए की बात करता है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि अगर ए वेक्टर दिया हुआ है इतना, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, ये आई वाले का जो है ये 2 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल कर देंगे, हल करने पे क्या मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 4 20 अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 मिला ए का। और बी के लिए निकालना चाहेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको हल कर दीजिए। 9 16 25, 16 9 25 25 50 अंडर रूट 50, ठीक है। तो ये बराबर होगा ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं अंडर रूट 29। बी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं गुना अंडर रूट 40, फिर कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इसको आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई से आई डॉट आई, तो ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और प्लस जे वाले को जे के साथ तो चरतियाँ ही 12, के वाले को के साथ तो ये हो गया 20, ठीक है। ये तो बात आप लोग भली भांति समझ रहे हैं ना। इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 40 कॉस थीटा। इसको जोड़ दीजिए, 12 6 18, 18 20 38, 38 इक्वल टू, अब ये गुना कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 29 में 5 से, 9 5 45, 5 दूनी 10, 4 14, मतलब अंडर रूट 1450 कॉस थीटा। जब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 38 बटा अंडर रूट 1450, इतना काफ़ी है एंगल ज्ञात करने के लिए। तो यही हुआ, ठीक है। अरे इसका इसका अब देखिए यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। तो मान लीजिए कि लिख दिए कि 2i डॉट 3i, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6i, ये क्या हो जाएगा आई डॉट आई 1 होता है ना, तो ये 6 गुना 1 6 ना होगा, उसी तरह से जे डॉट जे, तो ये 1 हो गया, चरती 12 हो गया, फिर उसी तरह से निकालें, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। और ये भी हो गया, तो इस तरह से आपका जो उत्तर हुआ वो ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। तो इसको मिटा देता हूं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे विचार करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में अब आ जाएगा, इसको भी मिटा देता हूं। 13 तो हो ही गया, तो इसका अब कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। कह रहा है कि इफ ए डॉट वेक्टर ए डॉट
ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। मतलब कि ये इसको प्रूफ करना है कि आप इतना बराबर 0 दिखा दीजिए, सीधी बात है। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे। जब भी हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसका जो मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका ऐसे है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ज्यों ही हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो क्या होगा, ये है तो ए से बी की ओर ले जाइए, ए से बी की ओर ले जाते हैं तो हमारा अंगूठा क्या होता है, इधर होता है। मतलब कि ए क्रॉस बी वाला क्या होगा, इधर होगा, इस तरह से होगा इधर। तो अब चूंकि ये 2D प्लेन है तो इसको ऐसे ही बनाना होगा, ऐसे का मतलब कि इधर। तो जो डायरेक्शन हुआ इधर, जैसे ये इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए, तो देखिए इससे ये भी परपेंडिकुलर है, इससे ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसको आप मान लीजिए कि ये वेक्टर सी है, सपोज दैट। तो अगर हम लिखते हैं कि मान लीजिए लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये मैं बता दिया, क्योंकि ऐसे होगा ना, तो इस पे तो ऐसे ना फिगर बना के ऐसे ही बनाएंगे। अब ऐसे कैसे बनेगा फिगर, तो मैं बताया कि ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की जगह सी लिख दिए। तो अब जब हम इसको हल करेंगे, मान लीजिए दिया हुआ है कि ए डॉट ए क्रॉस बी, ये ना दिया हुआ है, तो ए वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी के लिए सी कर दिए। अब देखिए ए परपेंडिकुलर टू सी, मतलब कि इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, तो ए सी कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 हो जाएगा। अब कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये टोटल 0 बना देगा। इसका मतलब है कि ए डॉट सी की जगह ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म हो गया। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। ये आपको दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी निकालना है। सीधी सी बात है कि ए क्रॉस बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो ऐसे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। अब ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाले का लिखेंगे। आई कैप के लिए क्या है 2, तो 2। जे की जगह क्या है 3, तो 3। के लिए क्या है तो 4। बी के लिए
आई की जगह क्या है 4, जे की जगह क्या है 3, के की जगह क्या है 2। इसको हल कर देंगे तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा। इसको हल करने के लिए ये रो और कॉलम, जैसे पहले लिखेंगे आई कैप। मान लीजिए कि ये ऐसे दिया हुआ है तो ये आई कैप हम लिख रहे हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है। चाहे तो आप एरो भी लगा सकते हैं। तो आई की बात करेंगे तो ये वाला को इलिमिनेट कर दीजिए और इससे इसके साथ गुना कर दीजिए तो क्या होगा 3 गुना 2, फिर माइनस का साइन लगाइए 3 गुना 4, 3 गुना 2 3 गुना 4 हो गया। अब जे के लिए माइनस साइन आएगा तो इसका कॉलम इसका रो खत्म कर दीजिए तो 2 गुना 2 माइनस 4 गुना 4। अब के लिए फिर क्या आएगा प्लस, तो के वाले का कॉलम और रो खत्म कर दीजिए तो 3 गुना 2 माइनस 4 गुना 3 हो गया। इसको अब हल कर दीजिए आई कैप, 3 दूनी का 6, 6 घटाओ 12 माइनस जे कैप 4 घटाओ 16। जे के लिए ठीक किए थे ना, 4 घटाओ 16 ठीक है। अब प्लस के कैप 6 घटाओ 12 के कैप, जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6 आई कैप, ये माइनस आएगा 12 और इससे मिल के प्लस हो जाएगा 12 जे कैप और ये -6 के कैप। यही आपका मान हुआ ए क्रॉस बी का। सिक्स आई कैप 12 जे कैप -6 के कैप। चलिए तो 15 भी समाप्त हो गया। अब एक बचा क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए कि ए वेक्टर, ए नहीं है पहले है सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हमें 0 दिखा देना है इफ अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब कि ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर, बी परपेंडिकुलर हो वेक्टर सी पर, तो ये दिखा देना है, ये प्रूफ करना है कि 0 हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए वेक्टर बी है और ये आपका जो है वो क्या है वेक्टर सी है। ये तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो बात करना है सबसे पहले ए क्रॉस बी की बात कीजिए।
समझने के लिए ए यहाँ कर दीजिए, वेक्टर बी यहाँ कर दीजिए। तो ए क्रॉस बी की जो बात करेंगे ऐसे, ए क्रॉस बी, तो कहने का मतलब कि देखिए ए से बी की ओर जाएंगे तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर होगा। तो इधर डायरेक्शन का मतलब कि ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। तो जो हमें ए क्रॉस बी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको, यहाँ सी लिख देता हूँ, सी, वो इसके पैरेलल मिलेगा। ठीक है, इसके पैरेलल मिलेगा। तो पैरेलल मिलेगा तो उसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए वेक्टर पी। तो जो ही हम लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर पी लिख सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि वेक्टर सी जो है वो पैरेलल है वेक्टर पी का। तो यानी कि सी और पी के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री। दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम लिखें कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू लिख सकते हैं सी क्रॉस ए बी के जगह लिख सकते हैं वेक्टर पी। अब मान लीजिए कि इसको आगे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सी पी साइन थीटा एन कैप। ठीक है। अब सी पी के बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है। तो ये तो पूरा क्या बना देगा, ये पूरा 0 डिग्री बना देगा, क्योंकि सी और पी पैरेलल है। तो यही तो चीज देखना है। तो ये तो प्रूफ हो गया ना कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाता है। या इसको चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सी पी मिला ना, तो सी पी मिला तो सी क्रॉस पी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सी पी साइन थीटा, सी पी साइन 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 है, दोनों पैरेलल है सी पी, तो ये 0 हो जाएगा। से भी हो जाएगा, आपको जिस तरह से समझ है उस तरह से समझ लेना है। तो ये हो गया कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 दिखा दिए। अब कह रहा है दूसरा चीज की इज दी कन्वर्स इज ट्रू, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, इसको तो मिटा दें। अब जब कन्वर्स की बात करता है तो इसका मतलब कि पहले लीजिए सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, इक्वल टू 0। और तब दिखा देना है कि क्या ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसका कन्वर्स हुआ। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। कोई भी वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर है बी। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई एंगल थीटा है। ठीक है। तो जो ही हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए से बी की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। तो हमारा अंगूठा जो है बाहर की ओर है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है। तो यानी कि ए क्रॉस बी जो मिलेगा वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये तो बात सही है।
तो मान लीजिए कि अब तो कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि हमें पी वेक्टर मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए परपेंडिकुलर वेक्टर पी, वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर पी। ठीक है, लेकिन ये थीटा है, थीटा बराबर कुछ भी हो सकता है, थीटा बराबर 30 डिग्री हो सकता है, थीटा बराबर 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। अब रही बात कि हमें निकालना है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो ये 0 कब होगा? ए क्रॉस बी तो पी ले लिए ना, तो इसके जगह पी पुट कर दीजिए, ए क्रॉस बी पी मान लिए हैं, तो ये मान लीजिए कि पी वेक्टर है। दरअसल पी वेक्टर ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, तो ये पी हो गया। अब ये 0 के बराबर कब होगा? तो यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा बराबर 0 होगा। जैसे इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सी पी साइन थीटा एन कैप, या इसको अगर मॉड में लिखना चाहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो इसको लिख देंगे सी पी साइन थीटा। अब ये 0 के बराबर कब होगा? तो ये 0 के बराबर तभी होगा जब थीटा बराबर 0 होगा। तो जब थीटा बराबर 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि C जो है वो पैरेलल हो जाएगा वेक्टर P के। तो यानी कि जो C है, इसका मतलब कि C जो है वो इसी पर कहीं इसका पैरेलल है, ये C। ठीक है, तो अब देखिए C जो है B पर तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, सी ए पर भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ए बी पर परपेंडिकुलर नहीं है। और यहाँ पर वो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात कर रहा है कि ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी। तो ए और बी ये परपेंडिकुलर वाली तो बात गलत साबित हुई, तो इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना होगा कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि ये 12 से 16 तक आप लोग को समझ में आया होगा।